फिर याद किया। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा। अपने शेर मुझे याद नहीं रहते, ये आपको याद हो गई पूरी बात। जाहिर कब होने दिया आपने उन्हें कि मैं भी शायर हूँ? हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे वो इनायत अख्तर साहब थे और वो जानते थे कि मैं शायर हूँ। कह रहे हैं कि आपके लिए ये फिल्म में रोल करना अच्छा नहीं है। किस तरह की शायरी तब आपको ज्यादा पसंद आती थी? यार अब जहाँ में ऐसा कोई आदमी न हो दुनिया में जिसके जीने का मकसद कोई न हो। वाह 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 वाह। मुताला किया होगा ना आपने फिर बहुत? दिमाग में नहीं है तो फिर कोई सिखा नहीं सकता। शायर जो है वो पैदा होता है। आपने आवाज उठाई कि भाई आपने सिर्फ खुर्शीद क्यों लिखा? बड़े लोगों कान के कच्चे होते हैं ना। आपने अगर ये सवाल पूछा कि आर डी बर्मन साहब ने अगर नहीं माना तो उन्होंने कहा कि ये आर डी बर्मन का आपका गाना होगा। तुमसे मिलके आप मानते हैं कि एक शायर को थोड़ा वक्त देना चाहिए? हाँ, रोजाना मीटिंग होना चाहिए, शाम 2 घंटा 4 घंटे की। किस गाने के बारे में आपको लग रहा था जो आपने ज्यादा दिल से लिखा था कि सुपर हिट होगा ये, लेकिन दूसरा गाना हुआ सुपर हिट? प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, हाँ, तुमको ढूंढेंगी ज़माने में निगाहें मेरी। जो गाना कभी कभी आप ऐसे लिखते हैं, बहुत जल्द भी लिखते हैं, वो गाना हो जाता है सुपर हिट। उन्होंने कहा कापी उल्ली कहीं ना गाना लिख दो। गाना लिख दो, क्या लिख दो? कहना कह रहे खली बल्ली। क्या बताएं, एक तो सच बताइए, आप कुछ ना कुछ है जो आप दिल में रखे हुए हैं। वही आदमी हमारे पास आता था जिसके पास पैसा नहीं होता था। परिंदा से पहले किसी और फिल्म के लिए आपको ऑफर हुआ था? परिंदा ही फुलफुली से पहली पिक्चर बनाना कोई मामूली बात थोड़ी है। जगह पे जब एंट्री हुई तो मालूम पड़ जाता है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शेदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा। मेहदी हसन साहब की आवाज, मखमली आवाज, साथ ही साथ इसमें जिस शायर ने अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो भी काबिल दाद है। समझ गए किन शायर हजरात की मैं बात कर रही हूँ? समझ गए किन गीतकार, नगमे निगार की मैं बात कर रही हूँ, जिनका अदब के साथ एक गहरा और वसी ताल्लुक है। हालांकि फिल्मों से इन्होंने बीच बीच में किनारा कर लिया, लेकिन हिंदी सिनेमा वाले फिल्म मेकर्स कहाँ छोड़ पाते हैं इन्हें। और जब जब इन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं तब तब शाहकार पैदा हुआ है। परिंदा के गानों को कहाँ भुला सकते हैं आप? तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। और आज हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको भी बेहद अच्छा लगेगा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं माया नाज अदीब, माया नाज शायर, नगमे निगार, गीतकार खुर्शीद हल्लौरी जी से। हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं और हमारे साथ में भी गुफ्तगू रहेंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको, हमारे रूबरू है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुर्शीद जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं नाज़रीन को आदाब पेश करता हूँ। हाँ। और आपसे मैं भी गुफ्तगू हूँ। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ कि आप मेरे रूबरू हैं और मैं आपसे सवाल जवाब करूंगी, क्योंकि आपका जो काम है ना, इतना खूबसूरत काम आपने किया है। हालांकि बहुत सारे सवाल आपसे करने, ये सवाल भी करने हैं, परिंदा जैसी सुपर हिट फिल्म, कल्ट क्लासिक फिल्म जिन्होंने दी है, उन्होंने बाद में बीच बीच में ही क्यों गाने दिए? कभी 2 साल के बाद आपके गाने आ गए। हालांकि एल्बम्स आपके, चाहे टी सीरीज हो, वेनस हो, टिप्स हो, उनके साथ लगाता रहे, कवालियाँ या डिवोशनल सॉन्ग्स हैं या गज़लें हैं, आपने खूब की है। लेकिन फिल्मों से क्यों आप उतने करीब नहीं रहे? क्यों आपने थोड़ा बहुत दूरी इख्तियार की? उस पर भी बात करनी है। लेकिन शुरुआत तो लोग सभी जानना चाहेंगे कि आप हल्लौर के हैं। कम उम्र में ही आपको किसी ने जहन में रखा था कि मुंबई जाना है आपको? कौन सी साल में फिर मुंबई आया? मैं 1964। तो आप 12 साल के थे? 12 साल के थे। अच्छा, वो कौन सा मुशायरा था और किन्होंने आपको सुना था? तो आपको स्टेज पे बुलाया गया था कि आप बहर में कुछ कहो? नहीं, वो लोग जो पढ़ते थे तो नीचे से मैं उसको पूरा कर देता था कि यही होगा, वही होता था। तो लोग ऐसा कैसे?
तो हौसला लोगों ने बढ़ाया और उस हौसले के बल पे मैं चला आया। किस तरह की शायरी तब आपको ज़्यादा पसंद आती थी? शायरी मैं कर देता था जैसा भी होता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम होता था कि इसका रदीफ काफिया क्या है। रदीफ काफिया, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ बोलिए। कि कतील शफाई की एक गज़ल थी, सोच जब दिल में नहीं सास कहाँ से दवाई है। तो मैं अब हमने कह दिया कि स्कूल में बच्चे लोग थे, इस पर कहो। तो मैंने उनसे कहा कि तेरी महफिल में जगह है तो मुझे रहने दे, कपड़े गंदे हैं मेरे साफ कहाँ से लाऊं। तो शेर तो हो गया, ये बहर में तो है वो रदीफ काफिया छूट गया। कहने लगे उसकी आवाज़ तो आवाज़ है, साज है, ये तो तुमने साफ और अभी तो बढ़ेगा नहीं, आवाज़ तक नहीं बढ़ा। हाँ। मैंने कहा कि लाओ गज़ल इसमें करें, तो नहीं बन सकता, आप साफ। तो ऐसा हुआ, तो हौसले के बल पे चला आया था यहाँ बम्बई। बहर में तो लिखते थे आप, रदीफ काफिया भी सीखा साथ साथ में, उसका मुताला किया होगा ना आपने फिर बहुत? नहीं, वो तो यहाँ होता है, शायर नहीं बन सकता कोई, वो उसका जो मीटर का जो है वो ये नस दिमाग में होना चाहिए, और दिमाग में नहीं है तो कोई सिखा नहीं सकता। करेक्ट। वो शायर जो है पैदा होता है, शायर पैदा होता है। वाह, ये आपने सही कहा। शायर पैदा होता है, शायर नहीं बना सकता कोई। हाँ, जब आप मुंबई आए तो किन के साथ आप आए और क्या लेकर आए? क्या जहन में ये था मुंबई में करूंगा क्या, किन से मिलूंगा? क्योंकि मुंबई आना आसान नहीं था, वो एक ऐसा दौर था जब बहुत दिग्गज हमारी इंडस्ट्री में थे, सब लोग काबिज थे, अरे क्या करें, धुरंधर लोग। तो उस वक्त जब आप आए तो क्या सोच कर आए थे? खुशी खुशी आए थे या ये सोच के आए थे कि जाके किन से मिलूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? ये कोई सवालात लेकर आप आए होंगे। मैंने ये सोचा था कि मैं दिलीप साहब से मिलूंगा। दिलीप साहब से मिलने के लिए आए थे? दिलीप साहब से मिलूंगा, और इस चक्कर में रहता था कोई भी कि दिलीप साहब रहते कहाँ हैं, हाँ, और वहाँ तक हमको पहुँचाओ। बहुत से लोगों ने कहा चलेंगे, संडे को चलेंगे, ऐसा है वैसा है। काटना चाहूंगी, दिलीप साहब की फिल्में देखा करते थे आप क्या? हाँ, मैं आया था तो मैंने देखते थे अल्लौर में वहाँ भी, लेकिन यहाँ जब आया तो सबसे पहले उन्हीं की पिक्चर गंगा जमुना देखी। सबसे बेस्ट फिल्म उनकी। हाँ, और ज़बान भी है, मतलब हम लोग की ज़बान भी है, तो ज़बान भी है, खालिस उर्दू, हाँ, ज़बान है, उर्दू में ही लिखते थे। और बहुत अच्छे। तो चला गया मैं दिलीप कुमार साहब को, हाँ, पता पूछते पूछते कि लोगों ने कहा वो पाली हिल पे रहते हैं, तो अंदर पहुँच गया मैं। कितने साल की उम्र में आप आए थे? मैं 1964 में आया तो मेरे 16 साल की रही होगी। बहुत छोटे। 16 साल की रही होगी। तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, मैंने कहा भाई ये सब यहाँ पे आप लोग सब खड़े हैं, क्या है? कहने के साहब उतरने वाले हैं, दिलीप साहब उतरने वाले हैं। उतने में पीछे से देखा मैंने कि वो उनके भाई एहसान खान और ओपी नैयर दोनों उतर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं जानता नहीं था कि ओपी नैयर है। हाँ। बाद में फोटो दिखा रही, हमने कहा यही तो थे जो मारूफ संगीतकार। उनका ओपी नैयर का वहाँ आना जाना था दिलीप साहब के यहाँ। तो वो चले गए, कहने भाई नहीं है, फिर कभी आइए। हम निकले गए, बारिश होने लगी, शाम का वक्त था, तो मैं नीचे से उतर गया और सीधे लेफ्ट राइट लेकर के और जिम खाने के सामने पहुंच गया। तो फिर वहाँ से राइट ले लिया, बस और तेज़ बारिश होने लगी, तो 2 घर के बाद तीसरा घर आया, तो हमने कहा अब यहीं रुक जाओ। हाँ, वहाँ रुक गया, वो घर की बाड़ियाँ खुली हुई थी, और उसमें में एक लड़की उतरी आई, उसके हाथ में एक लड़की थी, उसने हमको दे दिया। वो लड़की हमने, छोटी बच्ची खड़े वो तो घंटे दे के चली गई वो। अब कुछ देर के बाद देखा कि बारिश हल्की हुई, तो लोगों ने पूछा अरे भाई लड़की कहाँ गई है उसे? तो मैंने पीछे से आवाज़ दी कि भाई मेरे पास है। अरे तो उनकी अम्मा ने कहा, कौन थी? फिल्म स्टार कुमकुम, उनका घर था। अच्छा, तो यही एक आप दोनों की मुलाकात है जो उस बारिश में दिलीप साहब से आप मिलने गए थे। मिल गई तो वो मिल गई कुमकुम जी, और कुमकुम जी के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हुई आपकी। आप उनके घर पे फिर रहे? रहे। क्या पूछा उन्होंने फिर आपसे? नहीं, तो अभी तो हमें घर में बुला लिया, बिठाया उठाया, पूछा जो पूछा,
वो ये कहा कि उनकी अम्मा ने कहा कि तुम फिल्म के शौक में तो नहीं आए हो, हीरो बनने के घर से तो नहीं क्योंकि आए हो। हमारे गांव के लोग उनके यहाँ जाते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पटना में वो लोग जब तो नहीं कहा नहीं नहीं छिपा गए हम। आपने कहा नहीं, हाँ, नहीं ये इरादा हाँ, नहीं है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे संडे संडे या कभी जब भी तुम्हारी चाहे आया करो यहाँ पे। फिर उनकी बहन जो कुमकुम की थी, वो जो लड़की जिनकी थी, हाँ। तो वो अपने घर ले गई हमको। हाँ, और वहाँ पे आना जाना हुआ और आज भी तक भी जाता रहता हूँ। क्या बात। हाँ। देखिए वो एक मुलाकात, हाँ। उन्होंने अपनी बच्ची आपके गोद में 50 थमा दी। हाँ, हाँ, और उसी से। कुमकुम से मुलाकात हुई। हाँ। और उसके बाद आई गेस कुमकुम जी ने आपको रामानंद सागर से ही मिलवाया। हाँ, तो जलते बदन फिल्म थी। हाँ। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि मैं भी काम करूँगा। हाँ, हमको भी पिक्चर में काम दिलाइए। बट आपने तब ये जाहिर नहीं किया कि एज ए गीतकार आप फिल्म में काम करेंगे, आपने ऐसे बोला कि काम करना है। नहीं, हमने तब कहा, आपको पता नहीं था कि गीतकार या एक्टर? नहीं, कुछ नहीं। तो उन्हें बैठे बैठे शूटिंग हो रही थी। तो उन्होंने आप सागर साहब से कहा कि इनको भी कहीं रख दो। कहीं ठीक है, परसों बुला लो। और वो गाना था, वो भीख मांगने का सीन था, वो पैसा देने का होता है सीन, ये भीख मांग रहे हैं पैसे दे रहे हैं। तो उसमें हमको उन्होंने फीचर किया। हाँ, तो किया और आपके ऊपर हमको प्रेम किया। लेकिन उससे पहले एक और बात यहाँ रह गई है, शायद उससे पहले जो पहला काम आपने मुंबई में किया वो डाकू भगवान में आपने काम किया है। वो कैसे हुआ, वो फिल्म कैसे मिली आपको? वो हम गए, एक सप्लायर था चार्ली, वो लेके हमको गया था। तो वहाँ वो हमको ले गया था जय संतोषी माँ में काम करने के। ओके। जय संतोषी माँ में यहाँ वहाँ जहाँ था मत पूछो कहाँ का होगा। तो उसमें दिलीप दत्त के साथ हमको करके उन्होंने कोरस में रखा था। तो वो क्या वहाँ पे हम दिखे, तो वो देखे क्या भी किया कि भाई ये है, इनको काम दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो पंडित आया नहीं है, हाँ, तो इनको जो है पंडित बना दो। हाँ, पंडित बना दो उसको। आज शूटिंग तो होगी, शूटिंग बंद नहीं होगी। तो हमको पंडित बना तैयार हो गए। और हम हाँ तैयार हो गए। मेरे ऊपर क्या क्या उन्होंने कहा खटिया पे जो आपको खाट पे लेटना है, और जो सीन है कि भगवान का दूध कोई पी लेता है, गाय का दूध कोई पी लेता है, और ये फिक्रमंद होता है कि भाई ये हमारी गाय का दूध पी कौन लेता है। और वो भगवान स्वयं आके पी लेते थे। अब हम सो रहे थे, अब जब भोर हुई तो भगवान आ गए पीने के लिए बच्चा बन के। और मैं डंडा उनको मारता हूँ, असली रूप में आते हैं और पैर पे गिरना पड़ता है, बस इतना कर चिंता। पूरा गाना फिल्माया मेरे पे। वाह। हाँ, मतलब हम कह सकते हैं डाकू भगवान से ही शुरुआत हो गई आपकी, सिलसिला शुरू हुआ। जी, डायरेक्टर का नाम धूरू भाई देसाई था। हाँ। विले पार्ले में रहते थे। जी। अच्छा, ऐसे में जब आप शूटिंग्स पे जाया करते थे या कुमकुम जी आपको लेके जाती थी शूटिंग्स में, तो क्या उस बीच वहाँ सेट्स पर आप कुछ कहते थे? बहर में एक आधा शायरी आप कह देते थे? कभी लोगों को तब तक पता था कि आप शायर भी है कि नहीं? नहीं पता था। पता कब चल गया लोगों को आप शायर हैं? कुमकुम शायरी करती थी और रामानंद सागर शायरी करते थे। हाँ। यही दोनों आपस में शायरी करते थे, मैं तो सुनता था ये भी क्या हो रहा है। तो आपको तो पता था आप शायर हैं, तो जाहिर कब होने दिया आपने उन्हें कि मैं भी शायर हूँ? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कि वहाँ पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे वो इनायत अख्तर साहब थे, जिन्होंने नुक्कड़ भी लिखी है सीरियल। हाँ। तो उन्होंने हमको देखा और वो जानते थे कि मैं शायर हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता था आप शायर हैं? उन्होंने सुना था किसी मुशायरे में? नहीं, ऐसा क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें अब मजहबी शायरी होती है, तो मैं पढ़ता हूँ। तो वो कभी आए होंगे, सुने होंगे महफिल में, तो कहने लगे कि आप तो शायर हैं। हमने कहा हाँ मैं तो शायर हूँ। कह रहे हैं कि आपके लिए ये फिल्म में रोल करना अच्छा नहीं है, अगर आपको कुछ करना है तो ये शेर व शायरी में कीजिए, जो आपके पास एक हुनर है। तो आप ये सब क्या कर रहे हैं? एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो फिर बात समझ में आई, बोले आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम दिल में मैंने कहा कि बस सोचते ही क्या निकले वहाँ से। और अब देखिए अब ये हो रहा है सब। इनायत अख्तर जी ने आपके जहन में ये बात डाल दी कि भाई आप गलत जोन में जा रहे हैं, एक्टर बन के क्या करेंगे? जिस
के लिए, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हैं, उस मकसद को आप ढूंढिए। और आप बहुत अच्छे शायर हैं, आप शायरी पर ही अपना ज़्यादा फोकस करें। तो ज़ौक तो था ही आपको शायरी का। तो फिर आपका पहला प्रोजेक्ट जो है फिल्मों के लिए या प्राइवेट एल्बम्स के लिए, कब आपने किया? फिर आप HMV के साथ कब जुड़ गए? उनके साथ क्या कव्वालियों के सिलसिले में ही आप पहले जुड़ गए या कोई सूफी कलाम वगैरह? उन्होंने आपको कैसे फिर नोटिस किया या आपको किस तरह से ऑफर दी फिल्म? बहुत अच्छी आपने बात की। कब्रिस्तान एक है यहाँ पे, तो वहाँ पर शब-ए-रात की रात को मुशायरा होता है। हाँ। और वहाँ मुशायरा हुआ, हम पढ़ रहे थे, कुछ लोग सुन रहे थे, और जो सुन रहे थे वो भिंडी बाजार के तो लोग थे। मैं एक दिन वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने हमको बुलाया और एक आदमी से मुखातिब हुए कि ये बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छी गज़ल पढ़ाई। तो उन्होंने कहा साहब मेरा नाम कादर रंगीला कव्वाल है, तो आप मेरे लिए लिखेंगे? तो हमने कहा कि लिखेंगे जब आप कहेंगे। तो वो कहना कि वही होटल में हम लोग बैठते हैं। मैंने कहा मैं भी वहीं बैठता हूँ। तो आए, दुआ सलाम हुई, वो कह लगे HMV का एक प्रोजेक्ट है, 1977 की बात है, तो बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूँगा। बहुत मकबूल, बहुत मकबूल हुआ। तो जब वो लिखा और रिकॉर्ड हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अब इसका जवाब भी लिख दो। तो मैं जब भी रंगीली एक आर्टिस्ट थी, तो उसने दिया मैंने उसको। मैं शादी में क्यों जल्दबाजी करूँगी, पहले लड़का दिखाओ फिर शादी करूँगी। तो बहुत ही चला, बहुत चला वजन। और उसी के 7-8 ही EP बनी थी HMV में कि कैसेट का ज़माना आ गया। गुलशन कुमार का EP और LPs का दौर था। उसके बाद फिर कैसेट का ज़माना आया। और मैं बहुत दिन तक खामोश था। मतलब ये रिलीजियस तो हमारे होते रहते हमारी थे। कम्युनिटी के है, वो बनते थे। जैसे मुहर्रम के नौ है वो है, तो बहुत कैसेट बने, डिवोशनल। हाँ डिवोशनल बने। और फिर एक साहब ने हमको कहा कि आप T सीरीज़ में जाइए, वहाँ बहुत काम है। तो मैं 12-15 साल T सीरीज़ में काम किया। 12-15 साल किया, वो बहुत ही अच्छे से किया। अब हम आ जाते हैं फिल्मों की तरफ। क्या परिंदा से पहले विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म में इम्तियाज साहब के डायलॉग्स थे, उनसे मिलने से पहले, उन्होंने आपको विधु विनोद चोपड़ा से मिलाने से पहले, उन्हें रेकमेंड करने से पहले, फिर R.D. बर्मन साहब से मिलने से पहले, क्या किसी और फिल्म के लिए आपको ऑफर हुआ था जिसके लिए आपने मना किया था, या आपको शायरी मयार की नहीं लगी थी, या आपको कुछ अपनी शर्तें थी जिसके हिसाब से आपको चलना था, कि परिंदा ही आपको पहली फुल फ्लेज्ड हिंदी फिल्म मिल गई? नहीं, परिंदा ही फुल फ्लेज्ड पहली पिक्चर है। इससे पहले इससे पहले वो आती थी, लेकिन वो सब ऐसे ही आती थी कि वो आई और मीटिंग हुई, सिटिंग हुई, कुछ भी बात खत्म हो गई। जब पिक्चर बनाना कोई मामूली बात थोड़ी है। वो जो जगह पे जब एंट्री हुई तो मालूम पड़ जाता है कि बनेगी कि नहीं बनेगी कि नहीं। लेकिन परिंदा के साथ भी ऐसा ही था ना, जैसे परिंदा पहले जिन राइटर्स को मिली थी वो निदा फाजली साहब को मिली थी, और उन्हें भरोसा नहीं था कि ये फिल्म चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें कहानी जब सुनी थी, उन्होंने कहानी सुनी जब, तो आपको फिर कैसे मिली और आपने कैसे हाँ करी जब आपको पता था कि धुरंधर निदा फाजली साहब ने इसको नकारा है, इस फिल्म को वो नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपने फिर किस तरीके से इसके लिए हाँ कहा? उन्होंने ये हमें बाद में बताया कि हाँ, बाद में बताया। उन्होंने जब लिख गया गाना तो बताया कि इसके लिए गुलजार साहब ने और निदा फाजली ने मना किया, उनको सुनाया था। उन्होंने कहा था पिक्चर में गाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिक्चर ऐसे ही अपनी गाना मत रखो। तो इम्तियाज़ भाई से आपने जो उन्होंने कहा, हमसे बुलाया था, कि उन्होंने कहा कि विनोद चोपड़ा पिक्चर बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि पिक्चर में गाना रखें। हाँ, तो आप साहब मेरे साथ चलिए। वो फोर्ड में बैग में थे वो, तो हमको लेके आए और उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि भाई आप ये बात पर सबसे पहले मेरी दोस्ती का गाना है, उसको लिखिए। हाँ, हमने मुखड़ा बनाया, एक ही मुखड़ा बनाया, वही उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा एक अंतरा लिख दीजिए, वो पसंद आ गया। और उसी दिन हो गया।
तुमसे मिल के गया, उसका भी बुखड़ा हो गया, अंदर हो वाह गया। वाह। जब आपकी मुलाकात जी, विनोद चोपड़ा से हुई, हाँ। इम्तियाज जी, उनके डायलॉग राइटर इम्तियाज साहब ने हाँ, करवाई उनसे, हाँ। तो वो एवी हो गई या सोच समझ के हुई? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है शायद खाने पे आए थे और हाँ। वहाँ उन्होंने आपका कुछ सुना था हाँ जी जी। और उन्हें कहा ये किन्होंने लिखा है। हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि उनकी दावत तो थी इम्तियाज़ भाई के यहाँ, हमारे डायरेक्टर साहब की। तो डायरेक्टर साहब ने बैठे हुए थे, खाना लग रहा था, वो एक वही रिलीजियस बात कहते हैं, वो एक कैसेट लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत दर्द है, ये किसने लिखा है? मैं कहने लगे खुर्शीद भाई हैं लिखे। कहने लगे इनको बुलाओ, इन्हीं से लिखवाना है। तो हम वो ज़्यादा इन्हें वहाँ बुलाए और उसके साथ हम आए और फिर ये गाने सब तैयार हुए। दूसरे दिन आर.डी. बर्मन के यहाँ गए और उन्होंने देखा तो विनोद चोपड़ा ने कहा कि अरे इसमें कुछ दम है, कुछ करना है कि बदलें इसको। अरे उन्होंने चश्मा उतार के फेंका के सुपर डुपर हिट है। आर.डी. बर्मन साहब वो गद्दा लगा हुआ था, तो बैठे हुए सब सुपर डुपर हिट है, क्या बात करते हो? हाँ, तो आपने पहले 2 गाने दिए थे हाँ, परिंदा के तो लिए, 2 दिए। उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी गाने आए। नहीं, एक ही हफ्ते में सबको उन्होंने कर एक दिया। हफ्ते हाँ, में? सब 2 हो गया, कहीं वो भी 2 लिख दो और एक हफ्ते के अंदर अच्छा, सब। क्या आपके पास लिखे हुए थे सारे नहीं, परिंदा कुछ के लिए नहीं। गाने नहीं, या नहीं। उन्होंने सिचुएशन दी, आपने लिखा? 10 मुखड़े लिखते थे और इम्तियाज भाई सिलेक्ट करते थे। ओके, जैसे प्यार के मोड़ पे उन्होंने सिलेक्ट किया, हाँ। प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, वाह। तो खुद ऊँटे की ज़माने में निगाहें मेरी। तो ये इम्तियाज भाई का पसंदीदा है। हाँ। कहीं 10 था, कहीं नहीं, ये अलग करो, ये इस पे काम होगा। हाँ, तो इम्तियाज भाई का बड़ा बड़ा अमलो दखल है हाँ, इसमें। बहुत। पर डायलॉग्स भी काबिल तारीफ अरे है, क्या काबिल कहना, दाद है। उन्होंने बहुत लिखे भाई, बहुत अच्छे। जी, जी। सत्या पिक्चर लिखी उन्होंने। हाँ, correct। वो क्या समझ लीजिए, परिंदा के दिल आशिना उनकी हाँ, डायरी। करेक्ट, उसी दौर में वो बहुत ही और गुलाम मुस्तफ़ा, ये सब हाँ। वही इम्तियाज भाई का है। हाँ जी। हाँ। तो खैर विनोद चोपड़ा बिल्कुल अलग तरह की फिल्म मेकर है। हाँ। क्या कभी आपने उनसे पूछा ये कि आप तो मुझे ले रहे हो, लेकिन क्या पता आगे जाके फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि इससे पहले भी आपसे काफी कुछ लिखवाया गया था, लेकिन वो फिल्म मंजर आम नहीं आई थी। नहीं। ये तो मैंने उनसे नहीं सवाल किया था, लेकिन मैंने ये ज़रूर सवाल किया था कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के बिजी, इतना बड़ा बिजी डायरेक्टर है, उसके पास इतने बड़े बड़े शायर, मजरूर साहब से लेकर के आनंद बख्शी तक सब उसके पास, तो मेरी क्या गिनती उसमें? अभी जब कहेंगे बिल्कुल नया आदमी है, हाँ, तो एक आधा गाना रख दीजिए, नया आदमी है, लेकिन सब न दो उसको। लेकिन विनोद चोपड़ा ने कहा ऐसा नहीं, कोई कट नहीं होगा, आप कट नहीं होंगे, आपका ही गाना रिकॉर्ड होगा। आपने अगर ये सवाल पूछा कि आर.डी. बर्मन साहब ने अगर नहीं माना तो हाँ, तो उनका आंसर तो क्या था? उन्होंने कहा कि आर.डी. बर्मन कट, आपका गाना होगा। और जो हमने कहा भी, अभी प्रोग्राम हुआ था चंदन सिनेमा में, 5 पिक्चर उन्होंने भी दिखाई थी। तो जब सब हो गया तो सब आए, सब तो कहने लगे आपको कुछ बोलना है? तो हमने यही बात कही कि इतना बड़ा डायरेक्टर जो बिल्कुल नया है, अभी पिक्चर आ रहा है, और उसके बाद इतने डायरेक्टर के लिए कह रहा है कि मैं उसको कट कर दूंगा। अरे पिक्चर तो उसी के नाम पे बिकेगी, आर.डी. बर्मन के नाम पे है, लेकिन उसकी हिम्मत अलग, बहुत बहुत काबिल शख्सियत है, बहुत काबिल शख्सियत। खैर उनका कमाल का काम था और हमेशा वो जो शायर उनको पसंद आता था, उस शायर के तो वो दीवाने हो जाते थे। जैसे आपका काम उन्हें पसंद आया, उसके बाद तो फिल्म के सारे गाने उन्होंने आपसे नहीं लिखवाए। कहा भी हमसे कि वो हमारे यहाँ जो आता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको कट उट नहीं करते हैं। वाह, हाँ, बहुत ही पता नहीं खूबसूरत कैसे personality। कैसे कर दिया कर। हाँ, लेकिन आपकी कुछ थोड़ी आपत्ति रही परिंदा फिल्म से, आपको नाम, आपके नाम को लेकर। हाँ, नाम ये नाम को लेकर क्या हुआ? ऐसा बड़ा आपने क्या विनोद चोपड़ा से इस बारे में सवाल जवाब किए या कुछ आपकी बदमजाकी हुई थी क्या इस बीच? बदमजाकी नहीं हुई, हमने शिकायत जो भी किया तो इम्तियाज भाई से किया। तो इम्तियाज भाई ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर पार्टी बेईमान हो गई तो मैं क्या करूँ। जो बड़ा पोस्टर आता था उसमें खुर्शीद लिख के आता था। हाँ, लेकिन छोटे में गुल, हाँ, छोटे में गुल, और स्क्रीन पे उन्होंने पूरा नाम दिया। तो ये है, मेरी पहली पिक्चर थी ना, अगर पहले में वो लोग हाईलाइट कर देते तो मेरा काम भी हो जाता कुछ और। तो उसको उनको बुरा भी लगा होगा, इसलिए दूसरे में नहीं लिया उन्होंने।
अच्छा मुझे अच्छा इसी बात पे मैं आ गई हो आगे। गया। फिर विनोद चोपड़ा जो इतना पसंद आपको करते थे, आप आगे जाके उनकी सारी फिल्में लिख सकते थे। हाँ। लेकिन क्या इसी काम को लेकर कि आपने आवाज उठाई कि भाई आपने सिर्फ खुर्शीद क्यों लिखा, हल्लौरी क्यों साथ में नहीं लिखा, इस वजह से उनको लगा कि भाई ये सवाल जब आप ज्यादा करते हैं तो आगे नहीं लेना चाहिए? हाँ, ये लगता होता है बस कुछ ऐसे लोगों में, बड़े लोगों कान के कच्चे होते हैं ना, हर बार आदमी कान के कच्चा होता है। हाँ। वो आपने कुछ कह दिया, उसको उसने कुछ सोच लिया। हाँ। तो ये बात हुई। हाँ, ये बात हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो उतना उस वक्त तूल नहीं पकड़ा फिल्म ने, लेकिन धीरे धीरे करके लोग जो उमड़ आए थिएटर्स में और आज तक की बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं, 32 साल लगभग पूरे हो गए फिल्म को। इसके गाने साथ ही साथ ये फिल्म क्लासिक कल्ट फिल्मों की श्रेणी में आती है। जब फिल्म के गाने सामने आए, आपको पता था कि, या जब आप लिख रहे थे आपको पता था कौन सा गाना सुपरहिट हो जाएगा? किस गाने के बारे में आपको लग रहा था जो आपने ज्यादा दिल से लिखा था कि सुपरहिट होगा ये, लेकिन दूसरा गाना हुआ सुपरहिट, ऐसा कुछ? हाँ जी, तो प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, हाँ, तुमको ढूंढेंगी ज़माने में निगाहें मेरी, बहुत ही अच्छा गाना। और तो सबने तारीफ की उस पर, रिकॉर्डिंग तक तो याद आ रही होगी ये गाना अच्छा है। हाँ। लेकिन गाना दूसरा हिट हो गया, तुमसे मिलके हो गए, ज्यादा हिट हो गया। बाकी गाने भी हिट रहे, नहीं गाने, लेकिन सबसे ज्यादा तूल तुमसे मिलकर पकड़ लिया। ये अजीब गरीब बात है। ये हमें हर एक शायर के साथ ऐसा होता है जो कभी कभार ना, जिसमें उसकी जान होती है जिस गाने में, जिसमें वो बहुत बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जो उसको लगता है कि वो उसके जहन और दिल में रचा बसा है, तो वो नहीं हो पाता है, मतलब उसके विपरीत ही होता है। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मुसलसल हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के पार, और हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के पार। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। आज हमारे साथ महफिल गुफ्तगू है वो जानी मानी शख्सियत जो गीतकार तो है ही साथ शायर भी है, बहुत ही बेहतरीन नगमे निगार है। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। दिल ने फिर याद किया में आज हमारे शो की प्रोग्राम की जीनत जो बने हुए हैं, जो अपनी यादों का पिटारा लेकर हमारे सामने एक इतनी बेहतरीन बात, इतनी बेहतरीन याद खोल रहे हैं कि मज़ा ही आ रहा है। इनकी बातें, इनकी शायरी, इनके अल्फाज कमाल कर जाते हैं। ये है शायर नगमे निगार नन्ना खुर्शीद हल्लौरी साहब। ब्रेक के पार आपका स्वागत है खुर्शीद साहब। और कौन सी फिल्म के साथ ऐसा हुआ या किस गाने के साथ जो आपने लिखा है, आपको लग रहा था कि ये ज़्यादा सर चढ़ के बोलेगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। अब मेरा बाकी सारे दिल से ही आपने लिखे? दिल से सब लिखे थे। और ये प्यार के मोड़ पे अच्छा, ये अच्छा, आनंद सागर उनको बुलाया गया इस गाने, तो उन्होंने भी कहा कि यही गाना अच्छा है, ये गाना ज़्यादा चलेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। और जो गाना कभी कभी आप ऐसे लिखते हैं, बहुत जल्द भी लिखते हैं, वो गाना हो जाता है सुपरहिट। बेटा हो जा जवान, तेरी शादी करूंगा। हमने कहा जल्दी जान छुड़ाओ, ये वो कहा। अच्छा, जान छुड़ाने के लिए लिखा था? लिखा, और उसके बाद वो मालूम पड़ा कि ये क्या। कम समय में कौन सा गाना आपने लिखा है, किसमें ज्यादा वक्त लगा, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि मुखड़ा तो लिख लिया, अब अंतरा क्या हो जाए? और बहुत सारे अंतरे भी आपने जो आपकी जो क्या नाम था वो, होश? नहीं, होश नहीं, नाग नागिन? नहीं, वो जो आपका बंगाली गाना है ना, वो तो मैं जानता नहीं। क्या चैटर्जी, एमी चैटर्जी। हाँ, उसका मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, कब लिखा, और क्या हुआ, और लिखा। और जब ले गए जिसको रिकॉर्ड करना था, वो बोले बहुत अच्छा कहा है ये। हाँ, अच्छा, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। लो एक ही दिन में वो हुआ, चार भाई बैठे हुए थे, वही ले गए थे। और परिंदा के बाद आपका बिल्कुल नाम था हर जगह। क्या आपके जो कंटेम्पररीज है उन्होंने कभी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया? नगमा निगार तो मुझे जानता ही नहीं था, मैं बिल्कुल नया था। हाँ, वो नगमा निगार मुझे जानते भी नहीं थे कोई भी। हाँ, क्यों मुझे वो करते कुछ। हाँ, मजरूर साहब ने मुशायरे में दाद दी मुझे। हाँ, वो उन्होंने किया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कर दिया। हाँ, तो उनसे भी हमको काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मिला। उनसे हुआ। और शायद एक बार, हाँ, कमर जलालाबादी, वो मुशायरा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं
मैं आपको पढ़ता हूँ। हमने कहा मुझे पढ़ते हो? मैंने हाँ मैं पढ़ता हूँ आपको। बहुत बड़ा हमने compliment। कहा बाद में मालूम पड़ा कि कमर जलालाबादी ने तो हमसे नक्शलालपुरी ने कहा हाँ कि कमर साहब ने बहुत ही रोमांटिक गाने लिखे हैं। मैंने कहा अरे हमको तो पता ही नहीं, हम तो कोई शायर हैं, ये इनका नाम सुनता हूँ, डम डम डीगा डीगा और क्या क्या बहुत उन्होंने हावड़ा ब्रिज के भी गाने लिखे। जी हाँ ये मेहरबान हाँ अभी भी बज रहा है। हाँ, तो ये दो आदमी ने कमर साहब ने भी हमको दाद दी, नक्शलालपुरी ने दाद दी, मजरूर सुल्तानपुरी ने दी। उस जमाने में नहीं जानते, तो बाद में जब हम आए राइट में तो हमको जाने गए। उस दौर में जितने भी शायर थे वो फिल्मों के लिए भी लिखते थे, मतलब गीतकार भी थे हम कहेंगे। तो आपके जहन में कौन सा गीतकार और शायर उस वक्त चल रहा था और जिसकी नस आपने पकड़ ली थी, जो आपको बजाते खुद ज्यादा पसंद था? शायरी में तो हमको शकील बदायूनी अच्छे लगते हैं। वो मुग़ल आज़म, अरे बाप। और उसके बाद दूसरा नाम साहिल लुधियानवी का था। तो सबके फेवरेट थे। लेकिन साहिल अदबी लिहाज से साहिल लुधियानवी एक नंबर अदबी हलकों की बात करें और तो दूसरे नंबर पे मजरूर सुल्तानपुरी। अब यहाँ मामला तो था नौशाद शकील और पूरी टीम ये लोग 5-5 6-6 महीने में मुखड़ा लिखते थे। तो यहाँ तो आए कहीं नहीं सुबह रिकॉर्डिंग है, वो लोग चले गए 10 बजे, वहाँ का गाना तैयार नहीं है और 7 बजे आए और गाना तैयार हो रहा है। तो 4 महीने में क्या गाना होगा? कुछ भी नहीं। 4 तो मतलब आप मानते हैं कि एक शायर को थोड़ा वक्त देना चाहिए? हाँ जाना चाहिए, रोजाना मीटिंग होना चाहिए, शाम 2 घंटा 4 घंटे की, उस पर डिस्कस हो, लिखा जाए मुकड़ा। बन गया है तो भी काम। विनोद चोपड़ा ने कितना काम कराया, 55 दिन काम कराया तुमसे। 55 दिन एज ए लिरिसिस्ट आपने काम करवाया? उन्हें खाली गाना वही रहता था, लेकिन 55 दिन बुला के बिठाया, देखो कुछ साथ कुछ और आ जाए, देखो कुछ और आ जाए, गाना तो ओके हो गया। जो पहले दिन हुआ वही है, कोई नहीं है, लेकिन लिखा बहुत। आपको लेकिन उन्होंने ट्यून्स पर नहीं लिखवाया है आपको? नहीं, गाना तो ये ट्यून पे ही है, तो बाद में यही तुमसे मिल गया। अच्छा, ट्यून पे लिखवाया? ये उन्होंने ऐसा गुनगुना रहे थे लोग, उसको हमने अपना रब्द दे के जामा पहना दिया। अच्छा। और पहना दिया, उसके बाद फिर वो अंतरा तो सब मेरे ही है, मतलब उसका तो अंग्रेजी से है नहीं। उसके बाद वही आर.डी. बर्मन ने कहा सुपर डुपर हिट। मतलब मजा आया आपको? आपको लगता है कि आपने जितना भी काम किया उस दौर में खुद ही आपको मिला? आप प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस के चक्कर आपने नहीं काटे हैं? नहीं। तो ये आपको पसंद क्यों नहीं था कि उस वक्त में सारे शायर लोग जाया करते थे, आपका शुरुआती इब्तिदाई दौर था, तो इब्तिदाई दौर में अगर आप जाते तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन आपका ज़मीर क्यों इजाज़त नहीं देता था कि आप किसी फिल्म मेकर के पास जाएं, उसे कहें कि मैं शायर हूं, मैंने ये लिखा है तो आप ज़रा देखें, या आप मुझे ट्यून्स पे लिखवाएं, बहर में मैंने ऐसा लिखा है तो आप इस पे धुन बनाएं? तो ये आपके जहन में क्यों नहीं था उस वक्त? जब ये परिंदा रिलीज़ हुई तो मेरे बहुत फ़ैन हो गए। अपने जिस इलाके में रहता था, तो उसमें से एक लड़का आया मेरे पास, कहने लगा कि आप अनिल गंगोली साहब के पास चाहिए, और इनका ऑफिस यही ऑफिस यहीं वर्ली में, यही ऑफिस है, उधर से आता तो ऑफिस पहले उसको मिलता। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कोई मुझे ले गया, तुम साथ में नहीं, मैं का काम है और मैं बात कर दिया हूँ, आप चले जाइए। अनिल गंगोली साहब, चला जाता गया बैठ, तो मेरे सामने एक लड़का उनको स्टोरी सुना रहा था। उसका नाम शेर खान था, उसने खिलाड़ी उलाड़ी की स्टोरी लिखी जी। तो बैठा था मैं, उसके बाद जब उससे काम हो गया, दुआ सलाम करके वो गया, तो उसने गंगोली साहब ने कहा कि आप, तो हमने कहा मैं गीतकार हूँ। तो उन्होंने ऐसे अंदाज में बोला, तो गीतकार हो तो बापी लहरी के पास जाओ, हमारे पास क्या है। उसी दिन से मैंने कहा आप किसी प्रोड्यूसर के नहीं जाना, क्योंकि वो दौर बप्पी दा का था ना, बापी लहरी के पास। तो आपको लगता है आपको उनको कहना चाहिए था नहीं मैं शायर हूँ, गीतकार नहीं हूँ? लगता है आपको? नहीं, मैं कहता तो वो पूछते ना तो ये क्या है, तो हमने कहा मैं तो बंगाली है तो गीतिकार कहना पड़ा है ना, कोई लखनऊ का होता तो कहता मैं भाई नगमा निकाल हूँ, आइए। ऐसे कोई वाक़या गुजरा जो आपने कहा ये कहते गए, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट होने के बाद चेक आया, चूँकि चेक देखा बहुत मामूली था,
कहने का साहब ये क्या? कहने का आपने एक गाना लिखा है नहीं, एक लड़का बता रहा था उसके साथ वाक़या गुजरा। कह लगे आपने एक गाना लिखा है तो आपको चेक दिया है मैंने? कह लगे भाई मैं गीतकार नहीं हूँ, शायर हूँ। ये किन को कहा था आपने फिर? मैंने नहीं कहा था, ये किसी के साथ गुजरा है। अच्छा, ये किसी के साथ और आपके साथ गुजरा तो है। ये मुझसे बयान किया कि मैंने कहा भाई मैं गीतकार नहीं हूँ, नगमा नहीं कर रहा। हम यहाँ आ जाएंगे नाग नागिन पे। जी। अब नाग नागिन के गाने उस दौर में दो बड़े सुपरस्टार्स, मतलब राम तेरी गंगा मैली जिनकी सुपर डुपर हिट हो गई थी, उन्हीं दो कलाकारों को वापस नाग नागिन में लाया गया मुख्य पात्र में। जी। मंदाकिनी जी। और राजीव। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि वो आपको कैसे मिली? क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, जिनका म्यूजिक उसमें था, क्रेडिट्स में आता है, क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने ही आपकी तरफ रुख किया था या आपसे कहा था कि आप इस फिल्म में हमारे लिए लिखें, या फिर कोई और वजह थी, कोई और सबब था, डायरेक्टर आपके पास आए? कैसे मिली आपको वो नाग नागिन? ऐसा हुआ कि ये परिंदा में तो मैं लिख ही चुका था, और तो जिसके पास से कव्वाली गई उस राइटर ने कहा कि अपने पास फिल्म का एक राइटर है तो हम उससे लिखवाएंगे। तो राम कुमार बोरा प्रोड्यूसर थे इसके, जिस पर स्टूडियो में उनका, तो उन्होंने कहा कि लेकर आओ। तो उनका बुलावे में बंगला था, तो ले गए वो। तो उन्होंने हमको समझाया कि भैया कव्वाली थी, आकर तुम्हारी मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, मुझे इस पर कव्वाली चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो कहानी उन्होंने सुनाई कि ऐसा है। मैं कहा ठीक है, दो कव्वाली है बस, मैं लिख दूंगा। इसी पर मैंने वो जो गज़ल थी उसको मैंने वो गज़ल रंग दे दिया। और जब उनको सुनाया तो पसंद आई, कहने हाँ मैं ऐसे ही चाहता था। तो उन्होंने ही स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया रख के नाग नागिन में डाला गया। हाँ ने किया, जो रिकॉर्डिंग हो गई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो उसमें कुछ नहीं था। तो फिर कैसे? तो वो कव्वाल ने ही रिकॉर्ड की। ओके। और एक अरेंजर रख लिया, आज का तो अरेंजर था, अरेंजर बुलाया और कहा ये मेरी तर्ज है और ये अरेंज कर दी है। अरेंज करने के बाद राजकुमार को दे दिया, बुलाया उन्हें, इनाम ले लीजिए, और डिब्बा उनको दे दिया, इसको जाओ। हाँ, और उन्होंने फिल्मा लिया और फिल्माने के बाद डाल दिया। तो पिक्चर में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, लेकिन उसमें कुछ नहीं, नाग नागिन में वो कव्वाली में कुछ नहीं। अब गज़ल की बात करें, मेहदी हसन साहब की आवाज़ में बहुत ही दिलफरेब और उम्दा गज़ल, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा। ये गज़ल आपके पास कब से लिखी हुई थी, फिर कैसे मेहदी हसन साहब ने इसे अपनी आवाज़ बख्शी? असल में क्या है, एक बहुत अच्छे बहुत बड़े शायर थे, जिनका नाम था कैफ भोपाली। क्या भोपाली साहब, वाह, बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने लिखे हैं। वाह। तो उनकी मैंने वो मुशायरा पढ़ रहे थे, कोई आया है ना, कोई आया होगा, उसका दरवाज़ा हवा ने हिलाया होगा। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं कहा इस पर गज़ल हम लिखेंगे। तो मैं गुनगुना रहा था, तो ये मैंने मतलब बनाया, कहा ये तो बहुत साफ गज़ल हुई एकदम, बिल्कुल उसके सारे शेर, अपने शेर मुझे याद नहीं रहते, ये हमको याद हो गई पूरी बात। मैंने के पास गया कि मैंने गज़ल एक लिखी है। तो सुना उन्होंने कि अच्छा है कि यार, वो बेटी साहब हसन साहब कह रहे थे कि मुझे एक लाइट होटल चाहिए था, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है। तो ये मैंने ले लिया, ललित को दिया, ललित ने दोनों बनाई। परिंदा आपकी सुपर डुपर हिट रही, राइट? तो उसके बाद कई सारे ऑफर्स आपको आते गए होंगे, तो उन ऑफर्स को कभी किसी चीज़ की वजह से, या आपको लगा कि नहीं प्रोड्यूसर जम नहीं रहे हैं? कई सारी बातें होती है ना जो एक शायर के जहन में आती हैं कि नहीं करना है मुझे, तो ऐसे उसके बाद कुछ ऐसे ऑफर्स आए जिनमें से कई ऑफर्स आपने अपने मन से ठुकरा दिए? नहीं, ऑफर तो बहुत आए। हाँ। और मैंने किया भी बहुत काम, लेकिन वो पिक्चर ही नहीं आई। हाँ, जैसे सब कुछ बिकता है। हाँ। गाने ने सब रिकॉर्ड अच्छे अच्छे, जानी बाबू को भी मैंने गवाया उसमें, लेकिन कुछ भी। पर जहाँ तो फाइनेंस की बात आती थी, मामला रुक गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने परिंदा के बाद बहुत ज्यादा डिमांड कर ली है फिल्म? नहीं, कोई नहीं, कहीं जाते ही नहीं थे, किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मैं मुलाकात नहीं की आज तक। हाँ, जो काम है कोई बुलाया, उसका काम कर दिया, बस।
मैं कभी किसी के पीछे चला गया नहीं, ये क्या गया था ना वही। हाँ जी। उसके बाद से कहा मैं जाऊँगा नहीं, वो बुलाएगा तो कोई लेके जाएगा, आज भी लोग लेके जाते हैं। हाँ, अच्छा, पर्सनल सवाल आपसे ये है कि एज अ शायर आपको काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है अदबी हलकों में या फिर फिल्मों में गीत लिखना? दोनों के बारे में बताएं। नहीं, किसमें ज़्यादा अच्छा- मज़ा है, किसमें ज़्यादा अपनापन है, किसमें ज़्यादा रूहानियत है आपके हिसाब से, क्योंकि अदब के साथ आप ज़्यादा जुड़े हैं। है ना। अब जाहिर है कि जो बहर में शायरी होती है उसकी बात अलग है। हाँ, मतलब और शायर। हाँ उसमें बहुत बतौर शायर हाँ, ज़्यादा बतौर ही। शायर मज़ा जाता है। लेकिन अगर कुछ है गीतकारी में भी वैसा कुछ नहीं है, वो तो बनता गीत गीत और परिणाम में तो गीत ही सब है। हाँ, में वही तो मैं कौन कह सा रही वो है। आजकल जो आपके पास लोग आते हैं फिल्म मेकर्स लिखवाने के लिए, तो आपसे कहते हैं वो कि इस पे आपको लिखना है? अरे बहुत से लोग हमारे पास वही आते हैं जो कहते हैं कि मैं पुराना ज़माना लाना चाहता हूँ। अच्छा। अभी कई लोगों ने कहा कि हम जो है वो 60 और 65 और 64 का ज़माना, Popular बहुत गाने। से लोग हैं। दिलीप कुमार से फिर कब मुलाकात हुई थी? वो उसके एक बाद बात तो आपकी? वो भी एक वाक़या क्योंकि है। जिसके लिए आए थे आप मिलने के लिए, वो हाँ, कब मिले फिर अरे आपको? हाँ, तो ज़माना गुजर गया और 80 नहीं, वो 72 या 75 में जो 64 में गया था देखने का ना उनको। हाँ। तो 8-9 साल के बाद एक आदमी ने हमसे कहा कि वो फर्नीचर कारपेंटर था, तो उसने कहा कि हमारे दिलीप साहब के यहाँ काम है, हाँ, और हमको बुलाया गया है तो हम जा रहे हैं। तो एक और आदमी था, वो भी उनका फैन था दिलीप साहब का, उसने कहा हम भी तुम्हारे साथ काम करने चलेंगे। तो उसने कहा काम तो एक आदमी का है, वो तो चाहते 3-3 आदमी जा रहे हैं। हाँ। बैठ गए, ठीक है चलो, तुम लोग कुछ ऐसे छूता झाना कुछ भी करना, हाँ, कुछ भी चलना। चले गए भैया, वहाँ गए, उनके घर के सामने गार्डन था, गार्डन से एक छोटा सा रूम था, उसी में उनका सामान रखा हुआ था जहाँ पे वो पॉलिश वॉलिश करता था उसको। तो कुछ देर के बाद दिलीप साहब ने वहाँ से आवाज़ दी कि यहाँ आइए। वो आदमी जाने लगा, अब बहुत तगड़ा फैन था उनका, कहने लगे नहीं तुम नहीं, वो लड़के को। मैं आ गया तो कंधे पे मेरे हाथ रखा और कहा वो दिखता है तुमको, वो दिखता है। तो चटाई रखी हुई थी, चटाई रखी हुई, तुमने कहा हाँ, मैंने देखा, कहीं ले जाओ उसको नीचे जहाँ तुम लोग ले गए। कहना है कि उसको बिछा के तुम लोग बैठना, ज़मीन पे नहीं बैठना। हमने कहा ठीक है। उस दौर में कोई एक्टर दिलीप साहब के अलावा जो आपका बड़ा पसंदीदा एक्टर था? अनिल कपूर साहब। अच्छा, बाद में और चाहते थे आप उनके लिए लिख? ये दोनों चाहते थे, जैकी श्रॉफ और अनिल दोनों। हाँ, दोनों चाहते थे। क्या बताएं, एक नहीं सच बताइए, आप कुछ ना कुछ है जो आप दिल में रखे हुए हैं, उस बात की पुष्टि कर लीजिए। बहुत सी चीजें हैं कैसी चीज है? अच्छी लिखी गई और उसके बाद मालूम पड़ा कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। जवाहरलाल बाफना, उन्होंने फिल्म बना रहे थे सीता का लक्ष्मण, उन्होंने कव्वाली लिखवाई हमसे और लिखने के बाद बहुत हो गया, कहना राजस्थान जा रहा हूँ, आने के बाद रिकॉर्ड करूँगा। मालूम पड़ा गोविंदा ने मना कर दिया कि वही रास्ते पे बैठे कव्वाली कैसे गाएंगे ये वो पिक्चर, वो भाभी पिक्चर के नाम पर वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा हो गया। बहुत से काम किए हमने, बहुत काम किए, वो आया ही नहीं, कुछ भी नहीं है। 4 गाने सब कुछ बिकते गए, लिखे गए, कुछ भी नहीं, फाइनेंस ही नहीं है। तो ऐसा बहुत से हमारे वो हो गए हमारे साथ। तो वही आदमी हमारे पास आता था जिसके पास पैसा नहीं होता था। बेबस लाचार, उसके पास पैसा नहीं और आप लिखते थे उनके लिए। बहुत बड़ा आदमी ए रंगराज, आर्ट डायरेक्टर, जिस देश में गंगा बहती है, उसने पिक्चर बनाना शुरू किया। हाँ, लिखवाया, घर पे 3-4 महीना मीटिंग हुई, सब कंप्लीट, फाइनेंस गुड। लगता है परिंदा के बाद जितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आपके पास आए, आपसे लिखवाया तो सही, लेकिन प्रोजेक्ट गुल। आपको लगता है कि ज्यादा बजट रखना भी अच्छा नहीं होता है? बजट कम ही रखो। अरे बिल्कुल, और क्या है, बस अब पिक्चर पैसे से बनती भी नहीं, टेबल पे बनती है पिक्चर। टेबल पे बनती है। अब वो बने, सब तैयार हो गया,
ये हो गया, उनको ले लिया भाई, खाए पिए, चाय पिए, हाथ मुँह धोए चले गए। पिक्चर ही नहीं बनी। चलिए, आपके साथ एक दो फनी इंसिडेंट, आप कुछ मज़ाहिया इंसिडेंट याद करिए जो आपके साथ पेश आए हैं इंडस्ट्री में या फिर मुशायरा पढ़ते पढ़ते। और एक दो शेर आपसे भी जानेंगे, लेकिन अरे अरे अच्छा याद है, सुनिए। हाँ, एक साथ थे, शायर थे। ये बहुत मज़े की बात है, सुनिए। हाँ बोलिए। कहने लगे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका नाम नहीं लूँगा, दोनों मर गए हैं, जोड़ी थी। अच्छा बता ही देता हूँ, बोलिए। सोनी कोमी। सोनी कोमी, ओके, हाँ बताइए। इनकी हज़ारें हैं, आप भी चलिए। तो ओमी जी तो नहीं, लेकिन सोनी जो है वो बातचीत करने में उनको दिखता था ना। हमको तो कहने लगे कि ये साहब कौन है? मैं बैठा था। कहने लगा ये खुर्शीद हल्लौरी हैं, गीत लिखने के ट्राई कर रहे हैं। गीत लिखेंगे? तो उन्होंने तो कहने लगा भाई एक बात सुनो, हाँ कोई कुछ काम हम कर रहे होगे? हमने कहा नहीं, काम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम हम करो, हाँ काम कीजिए, इसमें कुछ रखा नहीं है। शकील बदायूनी बैठे हैं, साहिल लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, कैफी आदमी, राजदास, 10 नाम गिरा दिए। कह लगे जब इनकी मौजूदगी यहाँ मौजूद है इंडस्ट्री में, तो आपने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? आप इनसे अच्छा लिख रहे हैं, कौन है आप? तो हमने कहा सुनिए, इस इंडस्ट्रीज में नौशाद साहब हैं, शंकर जयकिशन हैं, हाँ, और अब तो लक्ष्मी प्यारे भी आ गए, वो तुम्हारी बात है, आ गए हैं, कल्याण जी, आनंद जी हैं, और न मालूम ऐसे कितने म्यूजिक डायरेक्टर, मदन मोहन जी हैं, ये वो सब है। जब इतने म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ मौजूद थे, तो आपने हिम्मत कैसे की जाने का? सबने कह दिया। अरे मुझे तो लगता है अपनी बेबाक की वजह से ही, ये जो बेबाकपन आपका है, इसी वजह से लोगों ने आपसे किनारा कर लिया है, सबके सामने बोल देते हैं। बोल देते हैं। मतलब आपको अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा था, आप मुंह फट्टे थे, सबके सामने बोल देते थे। अब मैं समझ गई, यही एक वजह है, सबब रहा है कि ये बड़े बड़े दिग्गज जो है ना, इन्होंने बाद में आपसे थोड़ा सा किनारा कर लिया कि पता नहीं कब क्या कौन सी बात कह दे, बड़े बेबाक हैं। हाँ जी। और आपने हमेशा अपनी शर्तों पे ही काम किया ऑब्वियसली। हम एक काम कर लेते हैं लॉरी जी, हम एक और ब्रेक ले लेते हैं। जी। हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। दिल ने फिर याद किया का मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू जो शख्सियत है वो है बहुत ही बेहतरीन शायर और नगमे निगार गीतकार खुर्शीद हल्लौरी। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपके बेबाकपन की वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने खुद ही आपसे किनारा कर लिया और आपको फिल्में देना बंद कर दी कि अगर इन्हें फिल्में देंगे तो पता नहीं सेट पे क्या बवाल मचाएंगे ये। कोई और किस्सा, एक आधा किस्सा आपको याद आ रहा है, या कोई ऐसा फिल्म मेकर, दूसरा फिल्म मेकर जिसके साथ आपने थोड़ा बहुत इस तरीके से बात की कि वो रूठ के चले गए या उनको पसंद नहीं आया आपका बेबाकपन? एक वाकया ये है कि बिजनेस कंपनी उसने कहा कि हम कव्वाली लाइन बंद कर रहे हैं, हाँ उसके जो उसका काम पियारो थे, उन्होंने कहा हम कव्वाली लाइन बंद कर देंगे, बिक नहीं रहा है। हाँ, तो और जानी बाबू की आखिरी कैसेट होगी, उसके बाद फिर कुछ सीखा नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि खुर्शीद हल्लौरी से लिखवा लो, हाँ वो एक गाना अगर लिख देंगे और जितना लिखा है चैनल में इधर उधर सब हिट हुआ है, हाँ तो एक गाना लिखाने में क्या लगता है, एक लिखवा लो उनसे। गए, उन्होंने आया, उन्होंने कहा कापी ली, कहीं ना एक गाना लिख दो। एक गाना लिख दो, क्या लिख दो? अरे कहीं ना, अरे कहना अरे यार खल्ली बल्ली, हाँ खली बल्ली, छोड़ो जाने दो, कुछ छोड़ो, हाँ खल्ली बल्ली, कहना कि नहीं इसी पे लिख दो। अच्छा वो खली बल्ली आपने कह दिया, उससे वो पॉपुलर गाना खली बल्ली खली बल्ली खली बल्ली, वो पॉपुलर गाना आ गया।
कहने लगा छोड़ो उसका लगा, नहीं खली वाली पे लिख दो इसी पे लिख दो। अब जो लगा सुपर टुपर हिट, कव्वाली बंद नहीं होगी, अब कव्वाली होगी। अच्छा, मुशायरे में भी तो बड़ा आपका जोर रहता है, दादा तहसीन आप हासिल करते हैं। एक आधा शेर आपका खास दिल के करीब वाला। यारब जहाँ में ऐसा कोई आदमी न हो, यारब जहाँ में ऐसा कोई आदमी न हो, दुनिया में जिसके जीने का मकसद कोई न हो। वाह 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 वाह। जिस शाम मेरे लब पे तेरा नाम ना आए, वाह। जिस शाम मेरे लब पे तेरा नाम ना आए, अल्लाह करे ऐसी कोई शाम ना आए। वाह 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 वाह, क्या बात है खुर्शीद साहब। अल्लाह करे ऐसी कोई भौरा कहीं मुँह चूम न ले फूल समझ कर, भौरा कहीं मुँह चूम न ले फूल समझ कर, उस शौक से कह दो कि लबे बाम ना आए। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर। वाह वाह। और ऐ जाने वफा ये कभी मुमकिन ही नहीं है, अफसाना लिखूं और तेरा नाम ना है। वाह 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 वाह। अब दिल दे के मेरा जिसने सुकून छीन लिया है, क्या बात। दिल दे के मेरा जिसने सुकून छीन लिया है, अल्लाह करे उसको भी आराम ना आए। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब खुर्शीद साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। कमाल के शायर हैं आप और कमाल के अदीब हैं आप, और जितना भी काम आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में या अदबी हलकों में किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और इतिहास गवाह है कि आप जैसे शायर जब जब उभरे हैं तब तब लोगों का जो नज़रिया है वो बदला है, और आपने कभी भी शायरी का मय्यार गिरने नहीं दिया है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरह से अपने इसी रास्ते पर गामजन हो जाएं और लोगों के लिए मशाल राह का काम करें। लोग आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में और दिल ने प्यार किया कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम आपको शायर, नगमे निगार, गीतकार खुर्शीद हल्लारी साहब पर बेहद पसंद आ गया होगा। वेल, एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे अगले दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया।